पोजीशन आती है उस सब पोजीशन को फ्रिक्शन कहा जाता है। और ये जो फ्रिक्शन होती है ये फोर्स है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। और ये कांटेक्ट फोर्स है, हमेशा वहां पे पैदा होती है जहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं। और ये जो फ्रिक्शन है ये हमेशा उन सरफेसेस से पैरेलल होती है जिन सरफेसेस के दरमियान ये पैदा होती है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके सिवा हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन के पैदा होने के दो रीजंस हैं। एक तो रफनेस ऑफ द सरफेसेस होती है, दो सरफेस रफ होते हैं और रफ होने की वजह से उनके अंदर एलिवेशंस और डिप्रेशंस होती है। इसलिए जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है तो वो एलिवेशंस और डिप्रेशंस जो होती है वो एक दूसरे में फंस जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मोशन को एक अपोजिशन आती है। और फ्रिक्शन डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। आज हम फ्रिक्शन है उसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, आज हम करते हैं फ्रिक्शन, वही सेम हम टॉपिक कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाला ही टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन आज इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो है वो फार्मूला क्या होता है। बेटा हम जो पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं बेटा सॉलिड फ्रिक्शन। ये हम जो पढ़ रहे हैं बेटा ये सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। सॉलिड फ्रिक्शन का मकसद है दो सॉलिड के सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको सॉलिड फ्रिक्शन कहा जाता है। अब सपोज करें कोई भी बॉडी बेटा इस तरह से है, ठीक है बेटा, एक बॉडी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है बेटा इस तरह से, या कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह से। बेटा मैं दोनों केसेस का आपको बता देता हूँ बेटा। सपोज करें बेटा कोई भी बॉडी इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन हमने आगे पढ़ना है लेकिन जाहिर सी बात है कि आप सब पढ़े हो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बेटा। और ये जो होती है इसकी बेटा एंगल होती है थीटा। अब आपको पता है बेटा कि जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है तो उसका वेट इसको डाउनवर्ड पुल करता है, जबकि इसका नॉर्मल रिएक्शन इसको अपवर्ड पुल करता है, ठीक है, अपवर्ड लगता है बेटा। और ये जो होता है बेटा ये इस तरह से जो होता है वेट इसका डाउनवर्ड होता है। वेट के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, एक W cos थीटा होता है और दूसरा जो होता है वेट का W sin थीटा होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है जिस सरफेस का वो होता है। जैसे फ्रिक्शन हमेशा उस सरफेस से पैरेलल होती है जिन सरफेसेस के दरमियान वो होती है, फ्रिक्शन भी दो सरफेसेस की वजह से एक फोर्स होती है। लेकिन ये अपोजिशन को मोशन है, मोशन को अपोजिशन है। लेकिन ये जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है ये भी एक सरफेस का रिएक्शन है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। इस कंडीशन के अंदर वेट होता है बराबर नॉर्मल रिएक्शन, और इस कंडीशन के अंदर वेट जो होता है इस तरह से बेटा वेट ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन होता है। और इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है W cos थीटा। तो पहली बात आपको ये मैंने पहले भी बताई थी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर हो जरूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं,
जबकि इंक्लाइंड प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के भी मैंने मुख्तलिफ आपको केसेस बताए हैं जिनके अंदर वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे से ज़्यादा या छोटे बन जाते हैं। ये मैंने केसेस आपको बता दिए बेटा। अब अगर हम करते हैं बेटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन के बारे में आप कहोगे कि फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि जब वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट क्यों नहीं बन जाती? बेटा फार्मूला हमेशा एक ही बनाया जाता है। चले यहाँ पे तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, लेकिन यहाँ पे वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वेट के कंपोनेंट के बराबर है। यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट है, क्योंकि यहाँ पे वेट के हिसाब से फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट बन जाता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट होती है। फ्रिक्शन का ताल्लुक नॉर्मल रिएक्शन के साथ है, क्योंकि ये सरफेस की तरफ से आती हुई एक फोर्स है, और सरफेस की वजह से जो फोर्सेस आती है, नॉर्मल रिएक्शन भी सरफेस की वजह से आता है, फ्रिक्शन भी सरफेस की वजह से आती है। देयरफॉर आप ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब आप इसका फार्मूला ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, ये फार्मूला आप कर सकते हैं इस तरह से, या आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, या आप ये भी कह सकते हैं म्यू आर, आर यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू वेट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बाकी प्रोपोर्शनलिटी या वेट के साथ नहीं बना सकते। ये जो है वो प्रोपोर्शनलिटी हमेशा किसके साथ बनेगी? नॉर्मल रिएक्शन के। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वेट के कंपोनेंट के बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम W cos थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है बेटा? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड रफनेस ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट बेटा। ये जो सॉलिड फ्रिक्शन होती है बेटा, मैं यहाँ पे वर्ड सॉलिड फ्रिक्शन ऐड कर देता हूँ। सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ surfaces in contact बेटा। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती बेटा। किस पे डिपेंड नहीं करती? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। सॉलिड फ्रिक्शन बेटा, फ्लूइड फ्रिक्शन वेलोसिटी और एरिया दोनों पे डिपेंड करती है। मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड फ्रिक्शन की। सॉलिड फ्रिक्शन जो होती है बेटा, वो डिपेंड नहीं करती एरिया पे और वो डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पे, जबकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है बेटा, वो डिपेंड करती है एरिया पे भी डिपेंड करती है और वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। लेकिन ये सॉलिड फ्रिक्शन मैंने वर्ड लिखा है, ये डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पे एंड एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब एरिया पे कैसे डिपेंड नहीं करती? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा,
ये हमारे पास एक सरफेस है बेटा, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बेटा, इस तरह से आप इसको इस तरह से कह ले बेटा। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर इस तरह से आप कह लें कि एक पेंसिल पड़ी हुई है बेटा। मैं एक पेंसिल बना लेता हूँ इसके ऊपर बेटा। सपोज करें कि इस सरफेस के ऊपर इस तरह से एक पेंसिल पड़ी हुई है बेटा। इस तरह से बेटा आप कह लें कि ये एक पेंसिल पड़ी हुई है इसके ऊपर बेटा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक पेंसिल पड़ी हुई है इसके ऊपर, और पेंसिल का ज्यादा एरिया इसके साथ कांटेक्ट में। सपोज करें इसका वेट जो है 10 न्यूटन है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी कितना 10 न्यूटन होगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर वेट जो होता है ये किसके बराबर है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। लेकिन आप देख सकते हैं ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है। आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटली पड़ी है तो ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में। अब इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ। सपोज करें सेम पेंसिल है, वो इस तरह से पड़ी हुई है बेटा, उसको मैं वर्टिकल पोजीशन में रख देता हूँ। सपोज कर ले बेटा वही सेम पेंसिल है, वो इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में बेटा, इस तरह से ये वर्टिकल पोजीशन में बेटा, ठीक है। आप इसको वर्टिकल पोजीशन में कर सकते हैं। अब इसका भी यहाँ पे भी वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। वेट सपोज करें 10 न्यूटन है, नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। अब फर्क क्या होता है बेटा, दोनों में फर्क ये होता है कि यहाँ पे इसकी ज्यादा एरिया इस ग्राउंड से जो है वो कांटेक्ट में है, और यहाँ पे इसकी थोड़ी एरिया ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, आप इसको इस तरह से देखिए, ये पेन है बेटा, ये मेरे हाथ में पड़ी हुई है। अब मेरे हाथ का और पेन का ज्यादा एरिया एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रखूंगा बेटा, इस तरह से रखूंगा, तो मेरे हाथ और इस पेन का थोड़ा एरिया एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में भी वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, और इस कंडीशन में भी वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर भी है, और जितने पहले थे उतने ही। तो क्या इन दोनों कंडीशंस में फ्रिक्शन डिफरेंट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि फ्रिक्शन डिपेंड करती है जो है वो रफनेस पे और एलिवेशंस और डिप्रेशंस पे। यहाँ पे तो ज्यादा एरिया एक दूसरे के साथ टच कर रहा है तो ज्यादा एरिया एक फंसेगी, यहाँ पे तो कम एरिया टच कर रहा है तो यहाँ पे एलिवेशंस और डिप्रेशंस, यहाँ पे तो हल्के से फंसेगी। तो फिर दोनों कंडीशन के अंदर क्या फ्रिक्शन जो होती है सेम होगी या डिफरेंट होगी। देखिए फ्रिक्शन जो होती है बेटा वो डिपेंड नहीं करती एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट बेटा। ये जो फ्रिक्शन होती है ये सर यहाँ पे ज्यादा एरिया है, लेकिन ये एरिया जब ज्यादा होती है ना तो इसके हर हिस्से के ऊपर वेट इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक करता है, और ये एलिवेशंस और डिप्रेशंस लूजली जो होती है वो फंसती है। आप कह लें कि इसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस ज्यादा फंसती है, जो तादाद ज्यादा होती है इनकी, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो एलिवेशंस और डिप्रेशंस ज्यादा फंसेगी। लेकिन जब ये इसको इस तरह से रखेंगे तो इसकी एरिया तो कम होगी, लेकिन आएगा तो यहाँ पे एलिवेशन, लेकिन वो टाइटली फंसेगी। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं
कि इस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि ये इसकी एलिवेशंस और डिप्रेशंस इस तरह से एक दूसरे के साथ हल्का हल्का इस तरह से फंसी हुई है, ज्यादा फंसी हुई है लेकिन हल्की हल्की फंसी हुई है। एक छोटी सी पॉइंट में आ जाता है तो एरिया तो कम होता है लेकिन ये एलिवेशन डिप्रेशन ज्यादा फंसती है एक दूसरे के अंदर, क्योंकि जब ज्यादा एरिया होती है तो एलिवेशन डिप्रेशन तादाद में ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर हल्का हल्का हर एक के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो लूजली फंसती है, ज्यादा तादाद में ज्यादा होती है लेकिन फंसती लूजली है। जबकि जब एरिया कम हो जाती है तो तादाद में एलिवेशन डिप्रेशन कम हो जाती है लेकिन वो टाइटली जो होती है वो फंसती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 4 फिंगर्स फंसे और हर फिंगर के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगानी पड़े, मीन्स 4 फिंगर्स को छुड़ाने के लिए 4 न्यूटन फोर्स लगी। ठीक है, एरिया ज्यादा है, ज्यादा एलिवेशन मीन्स 4 फिंगर्स फंसी, हर फिंगर को 1-1 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, मीन्स 4 न्यूटन के बाद छुड़ा ली। अगर 2 फंसती है तो 2 ज्यादा फंसे, मीन्स हर एक फिंगर पे 2-2 न्यूटन लगानी पड़ेगी। तो बात वही कि इन 4 पे 4 लगाओ या इन 2 पे 4 लगाओ या एक फंसे, लेकिन इस एक भी इतनी फंसे कि 4 न्यूटन फोर्स लगानी पड़े तो बात एक ही हो जाती है। तो यही किस्सा होता है कि जब ये एरिया जो होती है वो बड़ी होती है तो एरिया ज्यादा होने से एलिवेशंस और डिप्रेशंस की तादाद ज्यादा होती है लेकिन वो लूजली फंसती हैं और जब ये इनकी एरिया कम होती है तो ये टाइटली फंसती है। इसलिए ये होता है कि जो है वो दोनों कंडीशन में हमें सेम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि फ्रिक्शन का फार्मूला हमने लिखा है जो कहता है कि ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो दोनों कंडीशंस के अंदर सेम होता है, इसलिए जो है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो इसके अंदर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर दोनों कंडीशन के अंदर सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन जो होगी वो सेम ही लगेगी बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आप कह सकते हैं बेटा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा। या म्यू अभी मैंने नहीं लिखा बेटा, म्यू जो होता है अब यहाँ पे बेटा हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा म्यू। म्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा। देखिए बेटा हमने फ्रिक्शन का फार्मूला पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, वेयर म्यू जो होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। आप इसके बारे में कहेंगे कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर बेटा। ये रेशियो है बेटा, आप कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस बेटा। रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस बेटा, दो फोर्सेस के दरमियान ये रेशियो है बेटा। एक फ्रिक्शन है और दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू जो होता है बेटा इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये इसका यूनिट नहीं होता इसलिए कि ये बेटा दो फोर्सेस के दरमियान रेशियो है। इसका भी न्यूटन होगा, इसका भी न्यूटन होगा, न्यूटन न्यूटन के अंदर कट जाएगा, इसलिए रेशियो का यूनिट नहीं होता बेटा। और म्यू डिपेंड किस पे करता है बेटा? म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर of surfaces in contact बेटा। नेचर ऑफ द surfaces in contact का मकसद होता है बेटा कि surfaces की नेचर क्या है, प्लास्टिक के हैं, गिलास के हैं, वुड के हैं, कितने रफ है,
कम रफ है, ज्यादा रफ है, तो इन चीजों पे नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट में आ जाता है कि उनकी रफनेस ज्यादा है तो म्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर दो सरफेसेस है, एक ही किस्म के हैं, एक के अंदर रफनेस कम है, दूसरे के अंदर रफनेस ज्यादा है, तो भी म्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और सरफेसेस की नेचर प्लास्टिक के है, अब आप गिलास के इस्तेमाल करते हैं तो भी ये चेंज हो जाएंगे बेटा। अब आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे, कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं या किसको कहा जाता है बेटा। बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं बेटा। पहले एग्जांपल एक लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। फाइंड इफ बॉडी ऑफ mass 1 kilogram is placed on horizontal surface ठीक है। A body of mass 1 kilogram is placed on a horizontal surface having mu is equal to 0.2 बेटा। ठीक है, 0.2 नहीं करे 0.5 करे या 0.5 कर दे बेटा, mu है 0.5। फाइंड फ्रिक्शन between surfaces। ठीक, आप इसका जो है वो डायग्राम भी आपको मैं इस तरह से दे देता हूं कि ये इस तरह से है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी है, जिस बॉडी का मास जो है ये 1 किलोग्राम है बेटा। ठीक है, 1 किलोग्राम की बॉडी यहाँ पे पड़ी है बेटा। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वेट यहाँ पे होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन जो है, इसमें फ्रिक्शन कितनी है आप कैलकुलेट करते हो। आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता है वेट के बराबर इज इक्वल टू mg के बराबर इज इक्वल टू 0.5 इंटू मास 1 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इज इक्वल टू बेटा 5 न्यूटन। इसका आंसर आप निकल। इसका मतलब क्या है, जो बुनियादी पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपने जो 5 न्यूटन कैलकुलेट की है, ये है क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा। देखें, मैंने तो आपको कहा था कि जब दो सरफेसेस हैं या जब दो फोर्सेस एक कर रही है, एक वेट और नॉर्मल रिएक्शन, इस कंडीशन के अंदर तो आप कहोगे कि फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये बॉडी न मूव कर रही है न मूव करने की कोशिश कर रही है। फिर आपने ये जो कैलकुलेट किया ये क्या है, क्योंकि ये बॉडी न मूव कर रही है न मूव करने की कोशिश कर रही है, इसके अंदर तो फ्रिक्शन नहीं है। एक जो है वो तयशुदा बात है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जब तक बॉडी मूव ना करे और ना ही मूव करने की कोशिश करे तब तक तो उसमें फ्रिक्शन नहीं आनी है। तो यहाँ पे ये बॉडी अगर पड़ी है सरफेस के ऊपर, न मूव कर रही है न मूव करने की कोशिश कर रही है, जब ये बॉडी न मूव कर रही है न मूव करने की कोशिश कर रही है, तो फिर 5 न्यूटन फ्रिक्शन हमने कौन सी कैलकुलेट किया, अब इसको समझे। इसका मतलब ये है बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि बेटा कंडीशन 1 होती है इसके अंदर
कि भले ये 1 किलोग्राम की बॉडी है बेटा, इसके ऊपर यहाँ पे ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से, इस कंडीशन के अंदर बेटा इसके अंदर फ्रिक्शन 0 है, तय बात है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब जब आप इसके ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, ठीक है, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, आपने फोर्स अप्लाई की, आपने इसको मूव करवाने की कोशिश की, अब मूव करवाने की कोशिश जब आप करते हो तो फिर उसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगी ना, वो 5 न्यूटन आ सकती है। इसका मतलब ये कि अभी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब आप इस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करोगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रिक्शन आ सकती है? 5 न्यूटन फ्रिक्शन आ सकती है। तो जब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना कि ये बॉडी एक पड़ी है, इसका मास 1 किलोग्राम है, ये किसी भी सरफेस पे पड़ी है, तो इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन 0 होगी, क्योंकि फ्रिक्शन तब पैदा होती है, फ्रिक्शन हर वक्त मौजूद रहने वाली फोर्स नहीं है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो फोर्स है जो हर वक्त मौजूद रहती है। आप मूव कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, आप रेस्ट में हैं तो भी आपके ऊपर जो है वो फ्रिक्शन लग रही है, लेकिन ग्रेविटी लग रही होती है। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जब आप मूव करो या मूव करने की कोशिश करो तब पैदा होती है। ये हर वक्त मौजूद नहीं है, ग्रेविटी हर वक्त मौजूद रहती है। आप मूव करें, आप रेस्ट में रहें, ग्रेविटी आपके ऊपर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस बॉडी को इस सरफेस के ऊपर मूव करवाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रिक्शन आपको फेस करनी पड़ सकती है? 5 न्यूटन करनी पड़ सकती है। तो इसका सेंस समझे कि जब हम इस तरह से कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी है, उसका मास इतना है, वो ऐसे सरफेस पे पड़ी है जिसका व्यू 0.5 है, तो उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया कि इसके ऊपर तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी के ऊपर हर वक्त फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। इसका मतलब ये है कि अभी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब आप इसको मूव करवाने की कोशिश करोगे तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगी ना, वो कितनी आएगी? 5 न्यूटन आएगी। और जरूरी नहीं है हर टाइम पे आप 5 न्यूटन फोर्स जो है वो फेस करो। ठीक है, तो अब यहाँ से आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला हमारे पास जो होता है बेटा, पहला टाइप होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन दे आर इन रेस्ट बेटा। दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन जब वो रेस्ट में होते हैं बेटा। अब ये वाली रेस्ट नहीं, ये वाली रेस्ट नहीं, मूव करने की कोशिश हो रही है फिर भी रेस्ट में। सपोज करें ये बॉडी रेस्ट में, इसमें फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ना बॉडी मूव कर रही है ना मूव करने की कोशिश, लेकिन इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं और फिर भी वो मूव ना करे, वो मूव करवाने की कोशिश हम करें, लेकिन मूव करवाने की कोशिश के बाद भी वो बॉडी अगर मूव नहीं करती, जैसे बिल्डोजर है फॉर एग्जांपल, बिल्डोजर को हम इस तरह से बड़ी फोर्स लगाते हैं, बिल्डोजर मूव नहीं करता। कोई भी और चीज हो, हेवी चीज हो, घरों के अंदर पड़ी होती हो, ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो मूव न करे तो आप कहोगे फ्रिक्शन है। ऐसे खाली पड़ी हुई चीजों के अंदर फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी हर रेस्ट वाली बॉडी में नहीं होता। कल मैंने आपको बताया था हर रेस्ट वाली बॉडी में नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये जो होती है पहली बात इसकी ये होती है। और दूसरी होती है
कि स्टैटिक फ्रिक्शन is a self adjusting force. ठीक है, it is always equal to applied force. ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। अब इस बात को समझे बेटा, इसका क्या मतलब बेटा, देखिए सपोज करें वही बॉडी है, ये 1 किलोग्राम की बॉडी है बेटा, इसका मास में फिक्स कर दिया है मैंने। इसका मास कितना है बेटा, मास है इसका 1 किलोग्राम बेटा, ठीक। और जिस सरफेस पे इसका म्यू है 0.2 बेटा, तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितनी आ सकती है बेटा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आ सकती है, सॉरी बेटा म्यू है 0.5 बेटा, म्यू है हमारे पास बेटा 0.5, तो फ्रिक्शन कितनी आ सकती है बेटा, 5 न्यूटन आ सकती है। अब ये कंडीशन 1 है बेटा। कंडीशन 1 ये होती है कि इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर बेटा इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन 0 होती है, क्योंकि ये बॉडी न मूव कर रही है न मूव करने की कोशिश कर रही है। दूसरी कंडीशन बेटा, ठीक है। अब देखें बेटा, सपोज करें वही बॉडी है, उसके ऊपर वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, लेकिन मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर रहा हूँ 1 न्यूटन फोर्स, ठीक। अब ये 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये मूव करेगी या नहीं करेगी, इसका फैसला किससे किया जाएगा, इससे। इसके अंदर फ्रिक्शन कितनी आ सकती है, 5 आ सकती है। मैंने कितनी अप्लाई की है, फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन। अब फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है अपोजिशन टू द मोशन। ये 1 न्यूटन क्या कर रही है, 1 न्यूटन इस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन क्या करेगी, रोकेगी। तो क्या अब यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी, बिल्कुल फ्रिक्शन पैदा होगी, क्योंकि अब ये बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है, अब फ्रिक्शन पैदा होगी। अब ये कितनी पैदा होगी बेटा, फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब बॉडी मूव करने की कोशिश करती है। मूव करने की कोशिश जो होती है बेटा, वो किस फोर्स ने करवाई है, 1 न्यूटन ने। तो यहाँ से फ्रिक्शन 5 न्यूटन पैदा नहीं होगी, 5 न्यूटन नहीं होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट करती है कि यहाँ से अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो यहाँ से फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन आएगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ से 5 न्यूटन आ जाए। अगर यहाँ से 5 न्यूटन आएगी अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, तो बॉडी फ्रिक्शन की वजह से पीछे मूव कर लेगी, फोर्स तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, नहीं होगा ऐसे। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन कहती है कि इसके ऊपर अगर आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हो, वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, अगर आपकी अप्लाइड फोर्स बेटा अगर 2 न्यूटन हो जाती है तो भी बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन अब बढ़ के 2 न्यूटन हो जाएगी। फ्रिक्शन खुद ब खुद बढ़ने वाली फोर्स है, क्योंकि ये मोशन को अपोजिशन करने के लिए आती है। आपने मोशन 1 न्यूटन से करवाने की कोशिश की, फ्रिक्शन 1 न्यूटन आ गई, उसने 1 को बैलेंस कर दिया। कहा नहीं भाई, फ्रिक्शन हमेशा उतनी आती है जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे। अब आपने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, फ्रिक्शन खुद ब खुद बढ़ के 2 न्यूटन हो गई। उसने कहा नहीं भाई, आपको मूव करने नहीं देंगे। 2 न्यूटन ने 2 न्यूटन कैंसिल कर। फोर्स को किसने एडजस्ट किया, हमने किया। फ्रिक्शन को किसने एडजस्ट किया, खुद ब खुद एडजस्ट हुई। यहाँ पे मोशन की टेंडेंसी 1 न्यूटन की वजह से, तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन आई। यहाँ पे मोशन की टेंडेंसी, यहाँ पे टेंडेंसी कितनी है बेटा,
सपोज करें अब टेंडेंसी है बेटा, ये चौथी चीज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, वही वेट है, वही नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। इस तरह से अगर मेरी अप्लाइड फोर्स अब बढ़ के 3 न्यूटन हो जाती है, फ्रिक्शन बढ़ के 3 न्यूटन हो जाएगी, फ्रिक्शन भी कितनी होगी, 3 न्यूटन। अब अगर मैं फोर्स बढ़ा के इस तरह से 4 न्यूटन कर देता हूँ, ठीक है, वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, सपोज करें मैंने फोर्स बढ़ा के 4 न्यूटन कर दी, फ्रिक्शन बढ़ के 4 न्यूटन हो गई। फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन खुद बढ़ रही है, क्योंकि फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो पैदा होती जाती है, और ये किसके रिएक्शन में पैदा होती है, मोशन की टेंडेंसी के रिएक्शन में पैदा होती है। ये हो जाता है इस तरह से 6, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। सपोज करें ये बॉडी है, वेट है इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन है, अब आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ से भी फ्रिक्शन कितनी आ गई, 5 न्यूटन आ गई, ठीक। मीन्स ये आप इस लिमिट के अंदर रहते हुए, इसकी लिमिट कौन सी है, 5 न्यूटन है, मीन्स इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितनी आ सकती है, 5 न्यूटन आ सकती है। तो आप 5 न्यूटन के अंदर रहते हुए जितनी भी फोर्स लगाओगे, बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन होती है ना, जब आप बॉडी को मूव करवाने की कोशिश भी कर रहे हो, बॉडी 1 न्यूटन स्टैटिक है, 2 न्यूटन स्टैटिक है, 3 न्यूटन स्टैटिक है, 4 न्यूटन स्टैटिक है, 5 न्यूटन स्टैटिक है, जो है वो 5 जो है वो उसका स्पेशल नेम मैं आगे बता दूं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, बेटा मैंने लिखा है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, बेटा अप्लाइड फोर्स पे, एंड हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है बेटा, इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर इसकी लिमिटिंग होती 10, सपोज करें इसका मास होता 2 किलोग्राम, तो जरूरी थोड़ी है कि इसकी 5 2 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर इसकी लिमिट है 10, आप समझे ये फार्मूला आपको जो कैलकुलेट करके देता है, ये आपको कैलकुलेट करके देता है लिमिट, ये फार्मूला आपको एक लिमिट कैलकुलेट करके देता है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको एक लिमिट कैलकुलेट करके देता है। आप देख सकते हैं कि ये एक लिमिट कैलकुलेट करके देता है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो इसकी लिमिट ये होगी। तो ये हो गई बेटा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन के, जब किसी भी बॉडी को आप मूव करवाने की कोशिश करते हो और वो बॉडी मूव नहीं करती, तो रेस्ट के अंदर जो बॉडी के सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, ऐसी फ्रिक्शन को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब ये जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होती है ना, वो जो होती है उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप दूसरा टाइप करोगे इसका, दूसरा टाइप आप करोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। सेकंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन का करोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मकसद क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू
बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फिक्स्ड वैल्यू एंड डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल, ये जो हमने किया था ना, ये स्टेट लिमिटिंग फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एंड रफनेस ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट बेटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा। आप देख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा, ये जो 5 वैल्यू है ना बेटा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होती है ना, उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे और म्यू पे। तो इस फार्मूले से हम ये कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैं फार्मूला लिख देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होगा म्यू एस इंटू आर, वेयर जो म्यू एस होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन का मकसद है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होती है उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये डिपेंड किस पे करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे। अगर एक बॉडी है बेटा, सपोज करें म्यू है 0.5, एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, तो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 5 न्यूटन। एक बॉडी है, म्यू वही है बेटा 0.85 है, लेकिन उसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है, तो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो जाएगी, ठीक है बेटा, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगी बेटा इस तरह से 10 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं ना, वो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो है वो इस तरह से, ये जो फार्मूला होता है म्यू इंटू आर, ये फार्मूला किसका होता है, ये आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी म्यू पे और दूसरा डिपेंड करेगी मास पे। अगर म्यू और मास चेंज होगा तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आखिरी टाइप है बेटा इसका, थर्ड टाइप है बेटा डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, अब डायनामिक फ्रिक्शन में 2 आती है, कल करेंगे, अब टाइम ज्यादा हो गया। इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, ये इंशाल्लाह तीसरा टाइप है, कल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, 9:20 के ऊपर बेटा हम करते हैं इंटर का जो है वो आज करेंगे रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक जो है कंजर्वेशन के लास्ट करेंगे।